स्टूडेंट्स, आई एम अनु। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस कराया था, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो हमारे 4 से 6 मार्क्स कवर करने का काम करेगा। इसे अच्छे से करना है। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो लास्ट वीडियो में जाके इसको देख सकता है कुंदन एजुकेशन आइकन पर। तो सबसे पहले आज हम करते हैं स्कोप। स्कोप का मीनिंग क्या है? स्कोप का बेसिकली मीनिंग है एरिया। तो जो क्या बताता है कि हमारे माइक्रो और मैक्रो का एरिया कहाँ तक फैला हुआ है। तो फैलाव को बताने का काम कौन करेगा? स्कोप करेगा। अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने किस किस की स्टडी की थी? डिमांड की, सप्लाई की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, प्रोडक्शन फंक्शन और मार्केटिंग की बात की थी। तो ये हमारी स्मॉल लेवल पर हमने इन सब की स्टडी की थी। तो इसके स्कोप में बेसिकली डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन फंक्शन और मार्केटिंग आता है। और ये हमारे स्मॉल लेवल पर बात करेगा इंडिविजुअल की। तो इसका स्कोप क्या रहेगा? हमारा नैरो रहेगा। किसकी कंपेयर में? मैक्रो के कंपेयर में। अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो का जो स्कोप है हमारा वो वाइड है। किसकी कंपेयर में? माइक्रो के कंपेयर में। तो माइक्रो का स्कोप नैरो होगा और मैक्रो का स्कोप वाइड होगा। तो हम आज के लेक्चर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्रो के स्कोप में हमारा क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, क्या चीज़ आएगी, किसकी हम स्टडी करेंगे, वो हम सब आज मैक्रो के स्कोप में करेंगे। तो देखो, मैक्रो के स्कोप में हमारा ये स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रेफर टू फील्ड ऑफ स्टडी। ये हमारे स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड की। तो इसमें हम हमारे बहुत सारे लीडिंग इशू आएंगे जो कि सीबीएसई के सिलेबस में दिया गया है +2 की बुक में। तो सबसे पहले हमारा जो स्कोप आएगा वो क्या है? हमारा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो हमारा इकोनॉमिक एज अ होल कंट्री की बात करेगा। तो होल कंट्री की बात करेगा तो हमें पूरी की पूरी कंट्री की ही इनकम को लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर नेशनल इनकम लिया गया है। तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक है वो हमारा स्टार्ट ही किससे होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम से स्टार्ट होता है, जो डील करेगा किसको? डेफिनेशन को, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम को और रिलेटेड एग्रीगेट्स को, लाइक जीडीपी और एनडीपी। अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी हमारा क्या होता है? जीडीपी अगर हम पूरी की पूरी उसकी इकोनॉमिक की जितनी भी गुड प्रोडक्शन की है उसको, और साथ में जितनी सर्विस स्टैंडर्ड की है उन सब को प्लस कर दें, तो वो क्या होगा? हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। तो हमारी जो नेशनल इनकम है उसको कंप्यूट करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, जो किस पर दिए गए हैं? पेज नंबर 99 पर गिवन है। इस जो स्कोप में हम बेसिकली शॉर्ट समरी करेंगे, पूरा डिटेल ये हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4 में करेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ इसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं। ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन को हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं किसके? नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के। तो ये हम पूरा डिटेल 3 और 4 चैप्टर में करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्कोप हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोजगार। तो रोजगार का मीनिंग क्या होता है? जब कोई पर्सन विलिंग हो काम करने के लिए और उसे काम मिल जाए, तो वो क्या है? हमारा एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई पर्सन विलिंग भी है बट उसको अभी तक काम नहीं मिला, वो क्या होएगा? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा थ्योरी रिलेटेड किसकी? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इसकी एम्प्लॉयमेंट की और अनएम्प्लॉयमेंट की इन द इकोनॉमिक के अंदर। तो ये क्या करेगा? साथ में एक्सप्लेन करेगा कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सजेशन देगा किसको? दूर करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को।
पॉसिबल रेमेडीज टू बी कॉम्बैक्टेड। कॉम्बैक्ट का मतलब क्या होता है, दूर करना। तो हमारा ये क्या बताएगा, कारण बताएगा कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट किस कारण से है, और साथ में सजेशन भी देगा कि इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये हम सब चैप्टर नंबर 9 में करेंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्कोप पे, जो क्या है हमारा थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी की बात करें तो मनी क्या होता है, मनी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीन्स मतलब कि अगर कोई भी चीज़ हमें परचेज या सेल करनी है, वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, मनी की हेल्प से करेंगे। विदाउट मनी ये इम्पॉसिबल है। तो हमें कोई चीज़ सेल या परचेज करनी है तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, मनी की हेल्प से ही करेंगे। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं ये हमारा मीडियम है किसका, एक्सचेंज का। तो हमें मनी ऑफ ये वाला चैप्टर, ये पूरा हम डिटेल किस में करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 और 6 में करेंगे। तो इसकी डिटेल स्टडी वहाँ करेंगे। हमारे पास 2 टर्म होती है, एक तो होता है हमारा क्रेडिट क्रिएशन और एक क्रेडिट कंट्रोल, जिसको हम रेगुलेटिंग भी बोलते हैं। ये हमारा देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे 2 टर्म है, क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल। अगर क्रिएट करने की बात करें तो उसका मीनिंग क्या है, पूरी की पूरी कंट्री में पैसे को क्या करना, फैलाना पूरी इकोनॉमी के अंदर। वो कौन करेगा, कॉमर्शियल बैंक करेगा। कौन कॉमर्शियल बैंक कौन होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक जो क्या करता है, बोरोइंग और लैंडिंग का काम करेगा, वो कॉमर्शियल बैंक होता है। जैसे कि नेशनल बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबी बैंक, ये सारे हमारे कॉमर्शियल बैंक है, जो क्या करने का काम करेगा, क्रेडिट को क्रिएशन करने का काम करेगा। जो क्या करेगा, आम जनता से और हाउस होल्ड से पैसा लेकर कंट्री को जिसको ज़रूरत है उनको प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये हुआ हमारा क्रेडिट क्रिएशन। अगर हम बात करें क्रेडिट कंट्रोल, वो कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। अपनी इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। तो हमारी आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक हो गया, जो क्या करेगा, पूरी कंट्री के अंदर पैसे को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये हुए हमारे क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल। अब देखो जो क्रिएशन है ऑफ मनी का, वो किसके द्वारा किया जाएगा, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। वो हमारा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और जो कंट्रोल करने का काम करेगा, जो रोल ऑफ सेंट्रल बैंक है कंट्री के अंदर, वो रेगुलेट करने का काम करेगा, यानी कंट्रोल करने का काम करेगा। किसको, सप्लाई ऑफ मनी की सप्लाई को पूरी कंट्री के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर। ये हम किस में करेंगे, चैप्टर नंबर 5 और 6 में इसकी डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट रोल पर, स्कोप्स पर। तो जो स्कोप है हमारा नेक्स्ट, वो क्या है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। जैसे कि इन जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्राइस लेवल भी बोलते हैं। ये हमारा नॉर्मल प्राइस लेवल भी है एक तरह से। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये देखो, ये हमारा क्या है, GPL यानी जनरल प्राइस लेवल, और एक क्या, नॉर्मल प्राइस लेवल बोलते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें इसकी, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि लाइक 10 रुपये, अगर इससे ऊपर चला जाए तो वो क्या हो गया, बढ़ गया, और इससे नीचे चला गया तो वो क्या हो गया, घट गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन। लाइक पेट्रोल के दाम क्या है, बढ़ते और घटते रहते हैं ना। तो हमारा जो पेट्रोल है, इसका प्राइस एक लेवल पर चल रहा है, तो वो क्या हुआ, हमारा नॉर्मल प्राइस जो मार्केट में प्रिवील कर रहा है, तो वो 10 रुपये है। अगर वो बढ़ के 10 से 12 हो जाए तो वो क्या हो गया, इन्फ्लेशन। वो किसकी वजह से हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से। अगर वो 10 से 8 हो जाए तो वो घट गया, घटने को क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन बोलेंगे। अगर इन्फ्लेशन और जनरल प्राइस यानी नॉर्मल प्राइस के बीच का जो गैप है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अगर हम बात करें डिफ्लेशन की और जनरल प्राइस लेवल के बीच का जो गैप है, उसको डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो जनरल पाथ को मतलब कि शो करेगा किसका, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को इन इकोनॉमिक के अंदर। बातें हम हमारे नेक्स्ट स्कोप पे, जो क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट और
गवर्नमेंट बजट। अगर हम बात करें बजट की, बजट हमारा क्या होता है? बजट हमारा ब्लूप्रिंट है जो क्या करता है, पहले से ही डिसाइड करके बता देता है कि हमें क्या कुछ करना है। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है इसमें पहले से ही बजट के अंदर कि टैक्स रेट हो गया, कितना मनी आना है, किसको कितना देना है, वो सारा कुछ गवर्नमेंट पहले से ही इसमें डिसाइड कर देती है। तो इसके अंदर हम बात करें, देखो जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो स्टडी करेगा कैसे गवर्नमेंट के बजट का इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर इन इकोनॉमिक के अंदर। तो हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो क्या करती है, पैसे को कमाने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो पैसा, जिस एक्टिविटी से पैसा कमाया जाए वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लाइक बिजनेस हो गया, बिजनेस को करने से क्या आएगा, पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, साथ में सर्विस सेक्टर हो गया, जो उसमें से अगर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करें तो उसी से भी हमें इनकम होगी, तो वो क्या हुई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किस पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर। तो जो हमारे चैप्टर नंबर 10 में रहने वाला है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अकेला चैप्टर हमारा 6 मार्क्स का आएगा, तो इसे अच्छे से करना है और ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम करेंगे, इसको कवर करेंगे हम 10 चैप्टर में। अब हमारा आता है नेक्स्ट स्कोप। नेक्स्ट स्कोप हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट की, तो एक्सचेंज रेट जैसे कि डोमेस्टिक करेंसी और एक फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी, ये दो करेंसी होती है। डोमेस्टिक बोले तो हमारी होम कंट्री की करेंसी, और फॉरेन करेंसी बोले तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की करेंसी। तो उनके जो रेट को डिसाइड किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, एक्सचेंज रेट होता है जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर डिसाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिटर्मिनेशन करेगा एक्सचेंज रेट को, और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा वो सारा चीज़ हम किस में करेंगे, फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 में करेंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हम चैप्टर नंबर 12 में करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बेसिकली क्या होता है, ये हमारी एक बुक होती है, रिकॉर्डिंग बुक, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी इंडिया की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की इंडिया गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रेड कर रही है उस सबको रिकॉर्ड करेंगे। इन सब की ट्रेडिंग को रिकॉर्ड करने की जो बुक होती है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये हमारी इंडिया होगी, ये हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हो गया। अपनी देश की गवर्नमेंट और पब्लिक, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की गवर्नमेंट और पब्लिक के साथ जो भी कोई ट्रेड कर रही है उस ट्रेड को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा उस बुक को ही हम क्या बोलते हैं, बीओपी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, बीओपी शो करता है सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को, और साथ के साथ सारी ट्रांजेक्शन किस में की जाती है, यूएसए डॉलर के अंदर की जाती है। तो ये हुआ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया, हमने स्कोप किया जो कि क्या होता है, एरिया होता है जो स्टडी करेगा, फील्ड ऑफ स्टडी करेगा किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम को एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को, जो कि हमारा नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए 3 फॉर्मूले हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को कंप्यूट करेंगे और रिलेटेड एग्रीगेट्स को कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट हमने किया था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि क्या है, हमारी पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करेगा कि हमारे इसके क्या कारण हैं, और ये कारण है तो इसको दूर करने के लिए जो भी सजेशन है वो सारा उसकी स्टडी करेंगे, जो चैप्टर नंबर 9 में करेंगे। उसके बाद हमने करी थी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि क्या करता है, मनी हमारा बेसिकली मीडियम है किसका, एक्सचेंज का। तो इसमें हमने क्या किया था, क्रेडिट को क्रिएशन करने का काम कॉमर्शियल बैंक और कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। तो इसके अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट जो स्कोप है हमारा, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप के बारे में, जिसमें हम क्या करते हैं, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। इसके अंदर हम जनरल प्राइस लेवल के बारे में और इन्फ्लेशनरी गैप और इनके बारे में स्टडी करेंगे। और रोल ऑफ गवर्नमेंट में बजट बनाया जाता है हर साल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस बजट के
अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है उसकी स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट स्कोप आता है हमारा एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के, जो कि हम चैप्टर 11 और 12 में पढ़ेंगे। तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमारा बस इतना। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर मेरी वीडियो में आपको कोई गलती लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।